हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 170 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 177 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन इनटू। तो जो आपका कंपाइलर है, जो आप यहाँ पे सी प्लस प्लस की बात की है, जो आप सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं उसको कंपाइलर किस चीज़ में जो है कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए जो है ऑब्जेक्ट कोड। तो जो आप ये आपने कोड लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में जो है ये कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का। तो ऑप्शन ए 177 का राइट आंसर है। 178 देख लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। जो आपका कंपाइलर होता है वो आपके पूरे जो कोड लिखा होता है उसको एक साथ ही जो है कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका इंटरप्रेटर होता है, जो भी आप कोड लिखते हैं उसको लाइन वाइज लाइन यानी वन एक एक लाइन करके जो है उसको ट्रांसलेट करता है। तो और कंपाइलर एक साथ कर देता है पूरे कोड को। तो और ये कन्वर्ट किस में करता है, आपके ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट 178 में पूछा गया है एम एस डॉस स्पोर्ट्स फाइल नेम अप टू। जो आपका एम एस डॉस है वो आपका जो फाइल नेम होता है ये वो कितने करेक्टर की लेंथ तक सपोर्ट करता है। ऑप्शन डी जो है 8 करेक्टर का आप लंबा 8 करेक्टर तक आप एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डॉस की बात की गई है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज़ की बात नहीं की गई है क्योंकि विंडोज़ जो है आपका 255 करेक्टर तक यानी 255 करेक्टर तक सपोर्ट करता है। लेकिन आपका जो डॉस था, यहाँ पे डॉस के बारे में पूछा गया है। जो विंडोज़ से पहले आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे तो उसमें 8 करेक्टर तक तो जो था वो फाइल नेम यूज़ किया जाता था। 178 का डी जो है राइट ऑप्शन होगा। 179 देख लेते हैं। यहाँ तक आपके 179 से आगे फिर ये जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इससे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन 178 तक थे जो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। 200 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट आपके जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए पक्की ईंटों के भवन, बर्न ब्रिक्स बिल्डिंग। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 180 में आपसे पूछा गया है भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। तो जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे। तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनका संबंध था विचार और आचरण की शुद्धता से। आपको पता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा और किसी भी प्रकार की पूजा की जो वो थी पद्धति उसको जो था अप्रिशिएट नहीं किया गया था। वो विचार और आचरण की शुद्धता में जो उनके उपदेश होते थे उनमें विचार और आचरण की शुद्धता पे ही बोला जाता था। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए। तो चोल। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। ये जो पार्ट था इसमें थोड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि जेईई का एग्ज़ाम था तो थोड़ा टफ पूछ लिया गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से टफ आए या इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं तो आपको बताना कि कौन सा जो था उनके पतन का जिम्मेवार नहीं था। तो मनसबदारी प्रणाली जो है वो माफ कीजिए मुगल साम्राज्य के समय जो थी पतन का कारण नहीं रही थी। इसके अलावा औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति और साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह जो था, ये तीनों कारण थे। 183 का सी राइट ऑप्शन है। 184 में आपसे पूछा है पल्लव राजा कौन से राजा थे। तो महाबलीपुरम। पल्लव राजा महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। तो महाबलीपुरम में जो आपके रॉक कट मंदिर हैं वो किन्होंने बनवाए हैं, पल्लव राजा ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और ये जो इनका शैली थी मंदिरों को बनाने की, इन जो था द्रविड़ शैली के नाम से विख्यात हुई थी। द्रविड़ शैली में आपके ये मंदिर बने थे। 7वीं शताब्दी में चट्टानों को काट कर ये मंदिर जो थे पल्लव वास्तुकला के उदाहरण थे। इसके अलावा 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान भी मंदिरों का निर्माण जो था वो चलता रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 185। इसमें पूछा गया सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। तो कौन से सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन मुबारक।
कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो था, कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो था खुद को ही जो था खलीफा जो था घोषित कर दिया था कि मैं ही खलीफा हूँ, और वो खलीफाओं की अथॉरिटी को नहीं मानता था। इसके साथ ही वो जो था एक तरह से हिंदू धर्म से परिवर्तित हुआ मुसलमान था, और उसने काफ़ी अत्याचार किए थे अपने समय में हिंदुओं पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो आधुनिक भारत को रियासतों के एकीकरण की जो उपलब्धि थी, वो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है सरदार पटेल जी का। और जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 562 यानी 562 जो थी आपकी छोटी और बड़ी रियासतें जो थी, उनको भारतीय संघ में मिलाने का कार्य जो था वो किया था आपके हमारे माननीय सरदार पटेल जी ने। और वो देश के उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह तथा सूचना मंत्री जो रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एलआईडी के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत बार ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है, उनका हृदय जो था पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों, विशेषतः जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उसके कारण वो काफ़ी व्यथित थे, दुख में थे। तो इसलिए उन्हें जो अपना नाइटहुड का जो उपाधि थी उसको वापस किया था। तो ब्रिटिश प्रशासन ने जो था 1915 में जो था रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। और उस टाइम जिस भी शख्स को नाइटहुड दिया जाता था, उनके नाम के साथ जो था सर लगाया जाता था, यानी सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवाई थी, तो उसकी निंदा करते हुए जो था इन्होंने अपने नाइटहुड की यानी सर की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी, लौटा दी थी अंग्रेजों को। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे एक कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, और एक इसके साथ साथ चित्रकार भी थे। 1913 में टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय जो थे वो बने थे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो इनको ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में, तो रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार उनके कविता संग्रह, याद रखेंगे ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, गीतांजलि जो था, जो उन्होंने एक कविता संग्रह था, उनका बुक थी गीतांजलि, उसके लिए ये दिया गया था। और ये उनका जो था सबसे अच्छा संग्रह माना जाता था। 1913 के लिए दिए, 1915 में जो था इनको ये नाइटहुड की उपाधि मिली थी। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जो था अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी 1915 में मिली, वो वापस लौटाई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 188। इसमें पूछा गया गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि। ऑप्शन ए और बी इसमें भी दोनों सही हैं। अगर आपने जो भी टिक किया हो गया उसका आपको मार्क्स मिला होगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि यह बड़े पैमाने पर एक विशाल आंदोलन था। इसके साथ साथ जब आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसमें दोनों सही हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में आप जानते होंगे इसके बारे में। तो वैसे तो 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से ये शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन, लेकिन इसको प्रभावी माना जाता है 4 सितंबर से। अगस्त के बाद जब 4 सितंबर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें 4 सितंबर 1920 को जो था एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसका मतलब देश भर में ये आंदोलन को जो था कांग्रेस ने स्वीकृति दी थी कि हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ हैं। तो इसके बाद ये एक बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे आप ये डेट्स। नेक्स्ट पूछा गया निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में जो है संविधान के निर्वचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट दी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्टतः उल्लेखित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नहीं है विशिष्टतः। तो फ्रीडम टू प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था।
इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स और फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ये तीनों जो थे मेंशन हैं स्पेसिफिकली आपके आर्टिकल 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में या 19(1)(क) में प्रेस की स्वतंत्रता का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और जो उल्लेखित है वह केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान के सभा के वाद विवाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता का कोई विशेष उल्लेख आवश्यक नहीं था, क्योंकि प्रेस और एक व्यक्ति या एक नागरिक एक ही थे जहां तक उनके अभिव्यक्ति के अधिकार का मामला था। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन सी 30 वर्ष इसके लिए राइट आंसर है। इसके साथ साथ आपका लोकसभा या फिर जो विधानसभा है उसके लिए आपकी मिनिमम एज जो होती है सदस्य बनने के लिए यानी इलेक्शन लड़ने के लिए वो 25 वर्ष है और इसके लिए 30 वर्ष है आपके राज्यसभा के लिए। इसके साथ साथ जो है आपका भारत का जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की एज चाहिए होती है, मिनिमम 35 वर्ष। और इसके साथ ही जो भी आपकी जो कंडीशन होती हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो पूरी करता हो, फुलफिल करता हो, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी 25 की उम्र तो एक है ही, बस वो उम्र जो बढ़ के है 35 हो जाएगी। और इसके अलावा जो है और जो भी पात्रता होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो सारी उसमें होनी चाहिए और एज 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, तो वो भारत के राष्ट्रपति हो सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट है, जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। तो यानी आपके जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसमें कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन भत्तों में कटौती होगी तो उसका प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अधिकारियों के पास नहीं रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 193। इसमें पूछा गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था? पहले इसका आंसर जो था आपकी आंसर की पे सी यानी अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण बताया गया था, लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिए गए थे वो जो तो क्वेश्चन की मांग को पूरा नहीं कर रहे थे पूरी तरह से, तो फिर इस क्वेश्चन को हटा दिया गया क्वेश्चन पेपर से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 194। इसमें पूछा गया है मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है। तो मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। याद रखेंगे आप 194 का डी जो है राइट आंसर है। 195 देख लेते हैं, वातावरण की सबसे निचली परत कौन है? तो आप जानते होंगे सबसे नीचे वाली परत जो है आपकी क्षोभ मंडल आती है यानी ट्रोपोस्फियर। ये देख सकते हैं आप, पहले एक क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, ताप मंडल आता है और बाह्य मंडल। ये देख सकते हैं जो सामान्यतः आपके हेलीकॉप्टर वो आपके क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। इसके साथ ही आपके जो एरोप्लेन होते हैं वो क्षोभ मंडल या समताप मंडल में भी चले जाते हैं, कुछ विशेष तरह के हवाई जहाज, तो या इनकी सीमा पे ही लगभग ये उड़ते हैं। उसके बाद आपके मध्य मंडल आता है, तो सबसे नीचे सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद आ जाती है आपकी मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद आ जाएगी आपकी एक्सोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है इसमें? 196 का डी जो है मार्बल या संगमरमर। संगमरमर जो है आपकी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, याद रखेंगे आप। 197 देख लेते हैं, मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है। तो लेगून यानी समुद्र ताल। तो अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड लेगून। तो ये स्क्रीन पे देख सकते हैं एक लेगून है। आसान भाषा में बोलें कि एक बड़े एरिया से मतलब समुद्र से, पूरे समुद्र से एक छोटा सा हिस्सा अलग हो जाता है, एक खाड़ी के या एक नहर के रूप में अलग होता है या खाड़ी के रूप में, और यहाँ पे देखिए एक अलग वाटर बॉडी बन गई, ये देख सकते हैं आप। तो इसे लेगून कहा जाएगा। ये जो पूरा आपका समुद्र है इससे अलग हो गया, छोटी सी एक पतली सी उस नहर के रूप में, और यहाँ पे इसने एक छोटी बॉडी बना ली, मतलब ये जो है ये आप एरिया देख रहे हैं ये लेगून है इसमें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है।
तो भारत में जो रेगिस्तान है उसको थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल बोले हम, वो सहारा है। ऑप्शन जो आप रैंक 1 और 2 देख रहे हैं वो आर्कटिक डेजर्ट और एंटार्कटिक डेजर्ट है। ये पोलर आइस और टुंड्रा प्रदेश होते हैं, मतलब ये जो है ठंडे हैं। लेकिन गर्म मरुस्थल की बात जब आती है तो उसमें सहारा जो है, जो यहाँ पे नंबर 3 पे दिया गया है, वो इसमें आता है। तो इसमें देख सकते हैं आपकी कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। लास्ट में देखें आप, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, इसके अलावा लीबिया, माली, सूडान, नाइजीर और काफ़ी देशों तक ये फैला हुआ है नीचे तक। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इससे थोड़ा छोटा है। फिर उसके बाद अरबियन डेजर्ट आता है। गोबी देख सकते हैं आप, ये कोल्ड विंटर मतलब ठंडा एक मरुस्थल है। चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट से भी आपसे सवाल पूछा गया था कि गोबी डेजर्ट किस एरिया में फैला हुआ, तो चाइना और मंगोलिया याद रखेंगे आप। और ये देख सकते हैं आप थार, यहाँ पे सीरियल नंबर 18 पे, तो सब ट्रॉपिकल टाइप है। ये थार डेजर्ट जो है आपका साउथर्न एशिया में है और मेनली ये आपका इंडिया और पाकिस्तान में फैला है। एरिया भी देख सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है लोकटक क्या है। तो आप जानते हैं लोकटक एक झील है और ये आपके मणिपुर में है। जो मणिपुर है उसमें ये है आपकी बिष्णुपुर एक ज़िला है, उसमें आपकी स्थित है लोकटक झील। ये देख सकते हैं आप, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नाचने वाले हिरण संगई, ये देख सकते हैं आप, का अंतिम प्राकृतिक आवास है। इस अनोखे आर्द्र भूमि परिस्थितिक तंत्र में हिरण ही एक झलक किसी भी वन्य जाति उत्साही के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आपके मणिपुर में स्थित है ये लोकटक झील। इसके साथ ही एक और चिल्का झील जो है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके साथ ही ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। ये झील जो है 70 किलोमीटर तक लंबी है। और आप जानते होंगे कि ये जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, साथ साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो ऑप्शन सी जो है उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है ग्रीष्म में जो है निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। याद रखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 200 का सी जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।